हेलो +1 क्लास, वेलकम अगेन टू A to Z क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो लेट्स स्टार्ट। जनरली देयर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। 4 तरह की फोर्सेस होती हैं नेचर के अंदर। फर्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड लास्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्टली है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, एनी 2 ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, उनके बीच में जो फोर्स होगी उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखोगे? इट इज द force between any 2 objects in this universe due to their masses. Clear? तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हैविंग मासेस m1 एंड m2। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एंड सपोज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अगर r इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है और दोनों का मास है m1 एंड m2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance of separation। क्लियर? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, यानी ये हमारे पास बनता है F is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर G क्या है? G को बोलते हैं यूनिवर्सल, G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको बोलते हैं वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? अब हमने यहाँ एक चीज बताई कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वही ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, राइट। अब सपोज करिए अगर मैं ये 2 स्केच पेन यहां रख दूं तो फिर ये क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को? अगर हर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो व्हाई दीज आर नॉट अट्रैक्टिंग? तो इसका कारण ये होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इट इज एप्रिसिएबल ओनली फॉर द हैवी ऑब्जेक्ट्स, हेवनली ऑब्जेक्ट्स जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, जैसे मास ऑफ प्लैनेट्स,
मास ऑफ सन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं ज़्यादा काम करती है. फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग वेरी स्मॉल मासेस इट इज़ नेग्लिजिबल, ये बहुत कम होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, नहीं. हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स होगी, लेकिन जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच में ये बहुत कम होती है. इसका इफेक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है हेवनली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर अर्थ और मून की बात करें तो मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स इतने नज़दीक रखने के बाद भी ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है. तो सिंपल सी बात है कि ये जितनी भी चार तरह की फोर्सेस हैं उनमें सबसे वीक फोर्स होती है, याद रखना है. इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स. क्लियर? और ये सेंट्रल फोर्स भी होती है. सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स को उनके मास को मिलाने वाली जो लाइन है इसी में ये फोर्स एक्ट करेगी. राइट? इससे बाहर ये फोर्स एक्ट नहीं करेगी. इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस. क्लियर? तो आइए डिस्कस करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज? सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे वीक फोर्स है. क्लियर? इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स. क्योंकि हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स होती है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है. दो हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बीच में जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इट्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, राइट? और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है तो इसकी जो रेंज होती है इट इज वेरी लार्ज. थर्ड वन इट इज सेंट्रल फोर्स मैंने अभी बताया, इट एक्ट अलोंग ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस. राइट? नेक्स्ट वन, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है? इट इज, यहां पर हमने लिखा हुआ है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. यानी अगर डिस्टेंस, चार्ज मासेस के बीच में अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है. राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी फोर्स का इफेक्ट उतना ही कम. नेक्स्ट है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है. कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ए से बी तक लेके जाना है, तो मैं इसको दो तरीके से ले जा सकता हूं, ए से बी तक डायरेक्ट, या फिर इसको किसी और पाथ से बी तक पहुंचा सकता हूं. राइट? तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो फोर्स की वैल्यू होगी, वो ए से बी तक डायरेक्ट या फिर किसी अलग रास्ते से जितनी फोर्स आ रही है उसका टोटल, इसके ऊपर जब वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, यानी रास्ते के ऊपर जब फोर्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है. यानी इसकी वैल्यू चाहे ए से बी तक डायरेक्ट ले जाओ या फिर इस पाथ से लेके जाओ, ये एफ ही आएगा. क्लियर? इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो उस तरह को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. राइट? नेक्स्ट है हमारे पास इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव.
ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द फील्ड पार्टिकल। The filled particle is graviton. Graviton. क्लियर? अब इन दो मासेस के बीच में एक फील्ड पार्टिकल होता है जो एक्सचेंज करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटॉन। क्लियर? तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड वी हैव इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस या चार्ज पार्टिकल। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। क्लियर? और जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी तरह ये भी होती है। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R, राइट? तो जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो ये बन जाता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहां पर जो वैल्यू आ रही है हियर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट या सिंपली कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट। क्लियर? और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट? यहां पर एक नई वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट, वेयर इस तरह से जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, राइट? इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है आइदर एयर ऑब्लिक वैक्यूम। क्लियर? और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी सेंट्रल फोर्स है। इट एक्ट अलोंग ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। इनवर्स लॉ को भी ओबे करती है, राइट? लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब देखिए चार्जेस जो होते हैं वो सेम नेचर के भी हो सकते हैं, अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर सेम नेचर के होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट नेचर होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी वैसे ही चेंज होती है। जैसे प्रॉपर्टीज पे आ जाएं, नंबर 1, इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। सेकेंड, इट इज सेंट्रल फोर्स। थर्ड, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ।
and it is 10 raised to power 36 times stronger than the gravitational force. Gravitational force से ये 10 raised to power 36 times stronger है. Next it is short range force. Large distance में ये applicable नहीं है. It is conservative force and the field particle of electromagnetic force is photon. इसमें जो particle exchange होता है that is called photon. Clear? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्स. नेक्स्ट हमारे पास है इट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. एंड ये कौन सी फोर्स है? दीज फोर्सेस अराइजेस ड्यूरिंग द बीटा डीके, राइट, इन रेडियो एक्टिविटी. बीटा डीके में क्या होता है? बीटा डीके वो प्रोसेस है जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? इन बीटा डीके में क्या होता है? इन बीटा डीके न्यूट्रॉन is converted into a proton and इलेक्ट्रॉन, राइट. तो इस तरह से एक न्यूट्रॉन जो है 0n1 वो कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, राइट. दिस इज द बीटा डीके, राइट. और याद रखना है बीटा डीके के अंदर ये हमारे पास न्यूट्रॉन आ गया. दिस इज प्रोटॉन 1h1 प्रोटॉन. दिस इज इलेक्ट्रॉन. इसी इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल. याद रखना है बीटा पार्टिकल. और जब भी बीटा डीके होती है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसके साथ हमेशा एक और पार्टिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो, राइट. दिस इज द पार्टिकल. और एंटी न्यूट्रिनो जो पार्टिकल होता है ये चार्जलेस होता है, हैविंग नो चार्ज. इसमें कोई चार्ज नहीं होता और इसका रेस्ट मास जो होता है वो भी 0 होता है. रेस्ट मास 0 होता है. क्लियर? तो इसके साथ हमेशा एक पार्टिकल रिलीज होता है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है या बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो है इनको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स. तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज वेरी वेरी वीक और उसी फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. क्लियर? दिस इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं. इट इज 10 raised to power 25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी स्ट्रोंग है? 10 raised to power 25 टाइम्स. सेकेंड, इट एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन्स एंड लेप्टॉन्स या फिर लेप्टॉन्स एंड मिजॉन्स. दीज आर आल्सो एलिमेंट्री पार्टिकल. लेप्टॉन्स या मिजॉन्स जो हैं ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल. इन्हें आप लेटर ऑन हायर क्लासेस में स्टडी करोगे. क्लियर? जो इसकी अदर प्रॉपर्टीज हैं दे आर येट अंडर द इन्वेस्टिगेशन. तो इसके बारे में अभी हमें ज्यादा पता नहीं है. क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट 4 टाइप ऑफ फोर्स. दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये फोर्स कैसे अराइज होती है? दिस फोर्स is the force which binds the neutrons and protons together in a nucleus. कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखती है. क्लियर? इन अ न्यूक्लियस. मान लीजिए दिस इज द न्यूक्लियस. मान के चलते हैं इट इज न्यूक्लियस, राइट. तो इसमें क्या है? हमारे पास प्रोटॉन है और साथ में न्यूट्रॉन है.
न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी नो चार्ज, राइट। तो दैट मीन्स अब हमारे पास जो फोर्स होगी, न्यूक्लियर फोर्स होगी, वो किस किस के बीच में होगी? या तो वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में होगी, या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होगी, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होगी। क्लियर? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको वाइंड करके रखती है, यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन को, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, उसी को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आती न्यूट्रॉन की फोर्स के बीच में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज, तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो फिर वो कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, राइट? क्योंकि प्रोटॉन में भी पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्रोटॉन में भी पॉजिटिव चार्ज, तो इनको तो रिपेल करना चाहिए, राइट? लेकिन ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि इनके बीच में एक पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सचेंज करता है, जिसको बोलते हैं हम पाई मेसॉन, राइट? ये सभी न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होगा। तो ये जो पार्टिकल है इनको दूर जाने नहीं देता, इस प्रोटॉन को और इस प्रोटॉन को दूर जाने नहीं देता। अगर ये पाई मेसॉन नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर जाते हैं। क्लियर? एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जितनी भी तरह की फोर्सेस हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, राइट? और ये जो इसका जो इफेक्ट है वो विद इन न्यूक्लियस ही होता है, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, राइट? इसका जो इन्फ्लुएंस है वो विद इन 10⁻⁻14 मीटर तक ही हो सकता है, राइट? इससे ज्यादा पर आगे जाने पर अगर डायमेंशन इससे बढ़ा दिया जाए तो फिर ये वीक हो जाती है। दिस फोर्स बिकम वीक्स एंड बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे ज्यादा अगर 10⁻⁻15 मीटर के ऊपर आ गया तो ये वीक हो जाती है, इट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो आइए चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। फर्स्ट वन, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, चार तरह की फोर्सेस पड़ी, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स। इट इज 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ में शॉर्ट रेंज फोर्स है, राइट? इसकी एग्जिस्टेंस ओनली अप टू 10⁻⁻14 मीटर। नॉन सेंट्रल, इट्स नॉट सेंट्रल फोर्स, इट इज नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव ही नहीं है, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, राइट? इस फोर्स का न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर? न्यूक्लियॉन जो हमारे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल, तो इसका फर्क नहीं पड़ता इसमें। नेक्स्ट है द फील्ड पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस पाई मेसॉन, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इन फोर्सेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो इसका जो रेशियो होगा वो 1:10⁻25 टाइम्स, देन इज टू 10⁻36 टाइम, देन इज टू 10⁻38 टाइम्स। क्लियर? ये इसका रेशियो रहेगा, यानी इसमें सबसे जो वीक फोर्स है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, और सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर है। क्लियर? तो ये चार तरह की फोर्सेस हमने डिस्कस कर ली। चलिए अब आते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर।
दैट इज कंजर्वेशन लॉज, राइट। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंजर्वेशन लॉज हैं। मेनली हम 4 तरह के लॉ ऑफ कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट्स अ वेरी जनरल लॉ, राइट। हम सब जानते हैं कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना इसे खत्म किया जा सकता है, पर क्या कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डैम के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। इसको हम पाइप से जब पानी को फ्लो करवाते हैं तो ये एनर्जी किस में चेंज होती है? काइनेटिक एनर्जी में। और फिर ये टरबाइन को घुमा के जनरेटर से किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, ये चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी फिर चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है वो भी कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर यूरेनियम है, यूरेनियम विद एटॉमिक नंबर 92 एंड मास नंबर 238। जब इसकी डिके होती है तो ये टूट जाता है थोरियम में, हैविंग एटॉमिक नंबर 90 एंड मास नंबर 234, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है 2He4। अब यहाँ चार्ज की बात करें तो बिफोर डिके यहाँ पर अल्फा डीके इसको बोलते हैं। बिफोर डीके चार्ज है 92, और जब टूट के भी इसमें चार्ज 92 ही रहता है। 90 + 2 = 92, तो इसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है। क्लियर। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम क्या बोलते हैं? F = होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। हमारे पास ये लॉ होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है तो वो कब कंजर्व होगा? इफ F = 0। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा? dp/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बन जाएगा 0। या इट इम्प्लाइज लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है वो टर्म कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0 एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो रोटेशन के कारण होता है, राइट। लीनियर मोमेंटम इन ए लाइन, क्लियर। तो रोटेशन के अंदर हमारे पास फोर्स की जगह क्या आता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। यहां पर हमारे पास आता है हियर टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, dl/dt। दिस इज कॉल्ड टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये। तो यहां कंडीशन दी है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, इफ टॉर्क इज 0 देन dl/dt कितना हो जाएगा? It becomes 0 या L = कांस्टेंट। यहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। थैंक यू।